प्रकार का होता है। संपूर्ण पत्र व्यवहार कितने नंबर का होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसको एक नाम देते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा नाम होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। संपूर्ण पत्र व्यवहार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक पत्र जिसको औपचारिक पत्र नाम देते हैं, दूसरा पत्र जिसको नाम क्या देते हैं, अनौपचारिक पत्र। इस औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र को दूसरा नाम फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को अनफॉर्मल लेटर नाम देते हैं। औपचारिक पत्र को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम अनौपचारिक पत्र की करेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि वह पत्र जो हम रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को, मित्रों को अपने सामाजिक जीवन की गाथा बताने के लिए, सामाजिक जीवन का परिचय कराने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। वह पत्र जिसमें हम अपने मन की जो गाथा होती है, अपने मन की जो विचार होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं को या तो हम अपने परिजनों को कहेंगे, या हम अपने सगे संबंधियों को कहेंगे, अपने मित्रों को कहेंगे, अपने दुश्मनों को कहेंगे, या फिर हम आपस में जो संवाद चर्चा करते हैं रिश्तेदारों से, उनसे जो चर्चा करेंगे वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इस पत्र को निजी पत्र नाम भी देते हैं। कौन सा पत्र नाम देते हैं, निजी पत्र। अनौपचारिक पत्र निजी पत्र होता है जिसमें हम सगे संबंधियों से चर्चा करते हैं, मित्रों अभिभावकों से चर्चा करते हैं, जिसमें हम अपने मन के विचारों का उल्लेख करते हैं, अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं। बस ये अनौपचारिक पत्र यहीं पर स्टॉप होता है। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं, फॉर्मल लेटर। इस फॉर्मल लेटर को दूसरा नाम शासकीय पत्र भी देते हैं, शासकीय पत्र। दूसरा नाम प्रशासकीय या प्रशासनिक पत्र भी नाम भी देते हैं। तीसरा नाम इसको कार्यालय पत्र नाम भी देते हैं। कौन सा पत्र, कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, शासकीय पत्र, प्रशासकीय पत्र या प्रशासनिक पत्र, या फिर कार्यालय पत्र, इतने नाम इसको हम दे सकते हैं। कहते किसे हैं, ध्यान से सुनना, कि जब एक सरकारी संस्था, एक सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति, सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति या फिर गैर सरकारी संस्था या फिर व्यक्ति, एक सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति या फिर एक गैर सरकारी संस्था या गैर सरकारी व्यक्ति किसी दूसरी सरकारी संस्था को या व्यक्ति को, सरकारी संस्था को या फिर व्यक्ति या फिर गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति, गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति। रिपीट कर रहा हूं, जब एक सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति या फिर गैर सरकारी संस्था या गैर सरकारी व्यक्ति किसी दूसरी सरकारी संस्था को या गैर सरकारी संस्था व्यक्ति को जो प्रशासनिक पत्र लिखती है, प्रशासनिक जो सरकारी पत्र लिखती है, उस सरकारी पत्र को, उस कार्यालय पत्र को औपचारिक पत्र नाम देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब एक सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था या गैर सरकारी व्यक्ति किसी दूसरी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था व्यक्ति को जो प्रशासनिक पत्र लिखती है, जो सरकारी पत्र लिखती है, सरकारी कार्य करवाने के लिए जो पत्र लिखती है, वह कौन सा पत्र कहलाएगा, औपचारिक पत्र कहलाएगा। क्लियर है,
यानी एक सरकारी संस्था भी हो सकती है, गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था का मतलब होता है निजी संस्था, जिसमें सरकार का सहयोग होता है, सरकार का रोल होता है। तो एक सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति किसी दूसरी सरकारी संस्था को या गैर सरकारी संस्था को जो पत्र लिखती है वह क्या कहलाएगा? औपचारिक पत्र कहलाएगा। यह औपचारिक पत्र प्रशासकीय पत्र भी कहलाता है, शासकीय पत्र भी कहलाता है, कार्यालय पत्र भी कहलाता है। अब ये औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ये पत्र होते हैं वो देखिएगा। पहला जो पत्र होता है वह कहलाता है सामान्य कार्यालय पत्र। कौन सा पत्र कहलाएगा? सामान्य कार्यालय पत्र। कौन सा पत्र? सामान्य कार्यालय पत्र। दूसरा आता है आपका अधिसूचना। तीसरा पत्र आता है आपका विज्ञप्ति। चौथा पत्र आता है आपका ज्ञापन, जिसका दूसरा नाम आता है स्मरण पत्र। पांचवा पत्र जो आता है आपका वो है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र। छठा पत्र आता है आपका निविदा। ठीक है। सातवें पत्र में आता है आपका अनुस्मारक। कौन सा आता है? अनुस्मारक। आठवें पत्र में आता है आपका कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश। और 9वें नंबर पर जो आता है आपका वो आता है परिपत्र। 9वें नंबर पर आता है आपका परिपत्र। कितने पत्रों की हमने चर्चा की है? 9 पत्रों की, जिसमें सबसे पहला कार्यालय सामान्य कार्यालय पत्र आएगा, दूसरा अधिसूचना आएगा, तीसरा विज्ञप्ति, चौथा जो आता है ज्ञापन, फिर अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, अनुस्मारक और कार्यालय आदेश के बाद में आता है आपका परिपत्र। यहां अपने जो बोर्ड क्लास चलती है, सीनियर की जो बोर्ड क्लास चलती है, ऐसे तो ये अनेक प्रकार की जो कंपटीशन अपर लेवल की क्लास होती है, हाई लेवल की जो एग्जाम्स होती है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम्स होगी, लेक्चरशिप की जो एग्जाम होगी, उसमें इन सारे पत्रों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन अपने जो सीनियर क्लास की बोर्ड की क्लास होती है उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5 पत्रों को जोड़ रखा है। सबसे पहला अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र और निविदा। पिछली बार जो लास्ट एग्जाम हुई थी उस लास्ट एग्जाम में परिपत्र के बारे में पूछ लिया गया था। किसके बारे में पूछ लिया गया था? परिपत्र के बारे में पूछ लिया गया था। तो हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन है, जो ये 5 पत्र हैं इनके अलावा जो और 4 रह गए हैं उनका भी कुछ कुछ अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले अपने इस अध्ययन में पहली चर्चा जो होगी वो होगी अधिसूचना की। पहली चर्चा किसकी होगी? अधिसूचना। अब ये अधिसूचना क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या है, इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? देखिए, अधिसूचना किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में नाम देते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अंग्रेजी में इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी कि जब किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, ध्यान से सुना, सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानापन्न, स्थानांतरण, अवकाश प्राप्ति या त्यागपत्र के साथ, त्यागपत्र या फिर सरकारी नियमों, आज्ञाओं या संदेशों के बारे में, आज्ञा होगी, कोई संदेश होगा
उस सरकारी आज्ञा, नियम, संदेश के बारे में जो राज्य सरकार द्वारा घोषणा की जाती है या केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है वह अधिसूचना कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जाए, पदोन्नति की जाए, पदोन्नति का मतलब पद में उन्नति की जाए, पद को बढ़ाया जाए, या फिर स्थानापन्न किया जाए, एक पद से दूसरा पद उसको दिया जाए, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जाए, अवकाश दिया जाए कुछ समय के लिए, या फिर त्यागपत्र होने के साथ साथ, त्यागपत्र लेने के साथ साथ जो सरकार के नियम हैं, सरकार के जो आदेश हैं, आज्ञा है, संदेश हैं, उनके द्वारा राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो घोषणा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? अधिसूचना नाम दिया जाता है। बात समझ में आ गई परिभाषा की कि कोई भी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, या उसको त्यागपत्र दिया जाएगा, या उसको अवकाश दिया जाएगा, या त्यागपत्र के साथ साथ कोई सरकार आदेश दे रही है, कोई संदेश भिजवा रही है, या कोई घोषणा कर रही है, तो ऐसी सारी घोषणाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी या राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। वो घोषणाएं क्या कहलाएगी? आपकी अधिसूचना कहलाएगी। क्लियर है? अब यह अधिसूचना जो लिखी जाती है वो एक ही अनुच्छेद में लिखी जाती है। एक ही अनुच्छेद के साथ साथ यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। कौन सी शैली में? अन्य पुरुष शैली में। सबसे पहले तो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अधिसूचना जब भी लिखी जाएगी वो व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, 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 किंतु इसका संबंध संपूर्ण सामान्य जनता से होता है। लेकिन संबंध किससे होता है? सामान्य जनता से। रिपीट कर रहा हूं, ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। कैसे होती है अन्य पुरुष शैली वो भी मैं बताऊंगा। अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, व्यक्ति विशेष से संबंध इसका होता है, मुझसे भी संबंध होता है, आपसे भी संबंध होता है, अन्य जो केंद्र सरकार के अधीन जो जनता आती है, जो एडल्ट व्यक्ति आते हैं, उनसे भी ये संबंधित होती है। लेकिन इसका संबंध किससे होता है? सामान्यतः जनता, सामान्य जनता से होती है, आम जनता से इसका संबंध होता है। तीसरी जब बात आती है तो यह होता है कि इसको राजकीय राजपत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। राजकीय राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाता है। जब व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और इसका संबंध मूलतः सामान्य जनता से होता है, सामान्य जनता को सूचना देनी होती है, तो इसको जो सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, लेटर पैड होता है, उस पर ही इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। क्लियर है? फिर आगे जो बात आती है, कभी कभी इसको राजकीय राजपत्र में प्रकाशित न करके समाचार पत्रों में भी इसको प्रकाशित किया जाता है। किसमें किया जाता है? समाचार पत्र में भी इसको प्रकाशित किया जाता है। ध्यान से सुन लिए, अन्य पुरुष शैली में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए हिंदुस्तान की जो एडल्ट व्यक्ति हैं, जिसने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी हो, जिसने सेकंड ग्रेड की एग्जाम दी हो, एक तो होता नहीं है जो पर्टिकुलर एक को हमने क्या कर दिया? संदेशा भिजवा दिया। बहुत सारी आवाम होती है, बहुत सारी जनता होती है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका चयन किया जाता है। अब चयन अपने आप में तो एक व्यक्ति का होता है। जैसे मेरा हिंदुस्तान में एक आदमी हूं, मेरा चयन हो गया, आप व्यक्ति हो, आपका भी चयन हो गया। सामान्य जनता के रूप में क्या कर दिया? सरकार ने भेज दिया कि जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं वो अपने क्या करवाएं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कार्यालय में आकर जमा करवाएं। क्लियर है? तो ये अखबार में आपने इसको न्यूज को पढ़ा, आपने इसमें समाचार को पढ़ा, तो आपने भी पढ़ा, मैंने पढ़ा और जनता ने भी पढ़ा। आपने पढ़ा इसका मतलब आपके लिए भी संदेशा था, मैंने पढ़ा ये मेरे लिए भी संदेशा था, और आवाम ने और लोगों ने पढ़ा उनके लिए भी ये क्या था? संदेशा था। पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष से संबंधित हुआ, मेरे से संबंधित हुआ, व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। क्लियर है? लेकिन संपूर्ण जनता के लिए जो भी एडल्ट व्यक्ति जिन्होंने एग्जाम दी है, जो पात्र माने गए हैं, संबंध किससे हुआ? सामान्य जनता से।
यानी मैंने पढ़ा, मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, आपने पढ़ा, आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, और लोगों ने पढ़ा और लोगों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्या किए, तैयार किए। अब हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं या नहीं किए, यह हमारी समस्या है, सरकार की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने केवल एक संदेशा जारी किया है कि आपको इतने समय में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, इस कार्यालय में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। आप जमा करवाओ या नहीं करवाओ, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है, आप करवाओ तो भी सरकार का कोई लॉस नहीं है, आप जमा करवाओगे या नहीं करवाओगे तो सरकार का इसमें नो बेनिफिट नो लॉस। क्लियर है? इसलिए ये कौन सी शैली में लिखा गया? अन्य पुरुष शैली में। दूसरी बात, व्यक्ति विशेष से संबंधित हुई, लेकिन इसका संबंध किससे होता है? सामान्य जनता से होता है। तीसरी बात आती है कि जब भी सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसको अपने राजपत्र में प्रकाशित करती है, सरकारी पत्र में ही उसको लेटर पैड पर प्रकाशित करती है, सरकारी पत्र में उसको प्रकाशित करती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राजकीय राजपत्र। क्या पड़ा? राजकीय राजपत्र। लेकिन यदि राजकीय राजपत्र में इसको प्रकाशित न करके संपूर्ण आवाम के लिए भेजना हो संदेशा, तब वो लेटर पैड काम नहीं करेगा। फिर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समाचार पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, लेकिन इसका संबंध किससे होता है? मूलतः सामान्य जनता से होता है। सामान्य जनता से संबंध होने की वजह से इसको कौन से पत्र में प्रकाशित करवाया जाता है? राजकीय राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। और जब इसकी आवश्यकता होती है तब इसको समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाता है। क्लियर है अपना इतना? परिभाषा हमने समझ ली है कि जब एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, अवकाश प्राप्ति हो, त्यागपत्र हो, या फिर सरकारी आदेश नियमों आदि की घोषणा राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है, तो ऐसी सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ऐसी सूचनाओं को हम नोटिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है अपना इतना? अब ये अधिसूचना किस प्रकार फॉर्मेट में लिखी जाती है? हर एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे शब्द जहां जहां मैं लिख रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे पहला पत्र जो आता है आपका अधिसूचना आता है, वो कैसे लिखा जाता है? समझ में आ रहा है? चलो, सबसे पहले अधिसूचना को लिखने का फॉर्मेट कहां से शुरू होता है? जिस सरकार के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भेजा गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार। केंद्र सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी, तब केंद्र सरकार ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? केंद्र सरकार। यदि केंद्र सरकार के द्वारा पत्र नहीं लिखा गया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो किसी राज्य सरकार के द्वारा। तो मान लीजिए हमारी सरकार कौन सी है? राजस्थान सरकार है, तो इस राजस्थान सरकार को नाम दे देते हैं। क्या देंगे? राजस्थान सरकार। ये नाम अपने आप में परिपूर्ण है। राजस्थान सरकार आ गया। बीचों बीच में अपनी जो नोटबुक होती है, इस नोटबुक के बीचों बीच में इसका उल्लेख करेंगे। ना ज्यादा बाईं दिशा में करेंगे, ना ज्यादा हम दाईं दिशा में करेंगे। बीचों बीच में इसका क्या किया जाएगा? उल्लेख किया जाएगा। तो बीचों बीच में राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार अपने आप में परिपूर्ण नाम है, अपने आप में स्वतंत्र संस्था है। अब इस राजस्थान सरकार के अधीन कौन सी संस्था कार्य कर रही है? सरकारी संस्था कार्य कर रही है या गैर सरकारी संस्था कार्य कर रही है? सरकारी संस्था कार्य कर रही है। तो देख लीजिए, राजकीय उच्च माध्यमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अपना पॉइंट पूरा नहीं हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहां क्या लगा दिया हमने? अल्प विराम लगा दिया। अब ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां है? तो लिख दीजिए जयपुर। अब जयपुर में कौन सी स्टेट का? राजस्थान। तो राजस्थान को हम उसमें कोष्टक में डाल दिया। जयपुर अपना छोटी संस्था है, इसलिए यहां पर अपना जब एक टॉपिक पूरा हो गया तो यहां हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। अपना यहाँ टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। मैंने ये कहा था राजस्थान सरकार अपने आप में परिपूर्ण है, यहाँ कोई कोमा नहीं लगेगा, कोई अल्प विराम नहीं लगेगा, इसलिए नो कोमा
न अल्प विराम, कुछ नहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहां पूर्व वाक्य नहीं हुआ, पूरा कथन नहीं हुआ, इसलिए हमने अल्प विराम लगा दिया। फिर जयपुर राजस्थान, जब अपना एक टॉपिक खत्म हो गया तब हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। क्लियर है अपना। अब अपनी नोटबुक में जो एक लाइन होगी, लाइनें चलती रहती है, तो लाइन को एक को क्या कर देना है, इसमें स्पेस दे देना है, एक बीच में क्या छोड़ देनी है, लाइन छोड़ देनी है, ताकि एग्जामिनर को हर फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ में आ सके। एग्जामिनर अच्छी तरह से उसको देखते ही उसको समझ में आ जाए कि वास्तव में फॉर्मेट जो लिखा है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो बीच में क्या छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ देनी है। अब बाएं दिशा में आ जाइएगा, बाएं दिशा में लिखिएगा पत्र क्रमांक। बाएं दिशा में क्या लिखोगे आप, पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में क्या क्या चीज लिखनी है वो देख लीजिए। जिस संस्था के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उस संस्था का छोटा रूप आएगा, संस्था का जो नाम आएगा वो कैसा आएगा, जैसे हमने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, तो ये हमने पूरा नाम लिखा है। अब इसका हम छोटा रूप लेंगे, तो पहला रा, उ, मा और वी, रा, उ, मा और वी, बीच में कोई डॉट नहीं लगाना, केवल एक लाइन के अंतर्गत इसको लिखना है, रा, उ, मा, वी। विकल्प सूचक चिन्ह लगा दीजिए, ओब्लिक लगा दीजिए। अब ये संस्था कहाँ की है, जयपुर की है। अब जयपुर का जो नाम 4 अक्षरों का दिया हुआ है, तो 4 अक्षरों में से 2 अक्षर ले लीजिए पहले। यदि 3 अक्षरों का ना, यदि कोई स्थान का नाम है तो 3 में भी 2 ले लीजिए, 2 का है तो 2 में क्या लोगे, 1 ले लोगे, 5 का है तो 3 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए। हाँ, पूरा नाम नहीं लिखना, समझ में आ गई। तो रा, उ, मा, वी लिख दिया, ऑब्लिक लगा दिया, विकल्प सूचक चिन्ह लगा दिया। अब जयपुर का हम क्या लिखेंगे, जय। क्लियर है। फिर विकल्प सूचक चिन्ह लगा दीजिए। सत्र कौन सा चल रहा है, तो वर्तमान में सत्र चल रहा 2020, तो 2020 और 21। पत्र क्रमांक की बात आई, संस्था का छोटा रूप लिख दिया, स्थान का नाम लिख दिया, सत्र लिख दिया। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आती है जिसकी हमने चर्चा की है, पत्र क्रमांक की। वो पत्र क्रमांक हम 100, 200 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये पत्र क्रमांक होता क्या है, जो भी संस्था पत्र लिख रही है, जिस संस्था को दे रही है, किसी भी संस्था को दिया जाए, लेकिन जो पत्र लिख रही है वह संस्था अपने एक डायरी में, एक रजिस्टर में उसको नोट करती जाएगी कि मैंने 1 नंबर पर कौन सा लेटर दिया, 2 नंबर पर कौन सी सूचना जारी की, 3 नंबर पर कौन सी सूचना जारी की, 4 नंबर पर कौन सी सूचना जारी की। जो भी सूचना जारी की करेगी उसको वो क्रम से लिखती जाएगी। तो ये पत्र क्रमांक का क्या आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। क्लियर है। तो 100 लिख दो चाहे 101 लिख दो, ऐसा लिखना जो सबको सुटेबल हो, सबको अच्छा लगे। बाएं दिशा से हमने लिखना शुरू किया, दाएं दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब इसी कड़ी में, इसी लाइन में हम दाएं दिशा में लिखेंगे दिनांक। दाएं दिशा में क्या लिखेंगे, दिनांक। उधर आपको दिखाई नहीं देगा, दाएं दिशा में लिखेंगे दिनांक। दिनांक को कैसे लिखा जाएगा वो भी देखिए। दिनांक लिखने का जो फॉर्मूला है, जो दिनांक होती है, दिन होता है, वो केवल अंकों में। जैसे आज कितनी तारीख हो गई, 15 जुलाई, तो 15 जो दिन है, डेट है, वो अंकों में लिखा जाएगा। जो महीना है उसको शब्दों में लिखा जाएगा, 15 जुलाई। क्लियर है। 15 जुलाई, फिर अल्पविराम लगा दीजिए। 15 और जुलाई के बीच में कोई अल्पविराम नहीं आएगा, 15 जुलाई के बाद में अल्पविराम आ जाएगा। और फिर हमारा सत्र कौन सा चल रहा है, 2020, उस सत्र को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। बात क्लियर है। दिनांक उसी लाइन में लिखेंगे जिस लाइन में हमने पत्र क्रमांक लिखा है। लिख दिया पत्र क्रमांक, इतना लिख दिया। दाएं दिशा में उसी लाइन में हमको क्या लिखनी पड़ेगी, दिनांक लिखनी पड़ेगी। बात क्लियर है। इतना होने के बाद में जिस बीचों बीच में हमने राजस्थान सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर राजस्थान लिखा है, उसी के जस्ट नीचे लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन यहां हमने छोड़ दी, एक लाइन हम यहां छोड़ देंगे, और फिर नीचे लिखेंगे अधिसूचना। क्या लिखेंगे, अधिसूचना। बात समझ में आ रही है। अधिसूचना। अब अधिसूचना के बाद में देखिए, ये अधिनियमों के अंतर्गत जारी की जाती है। किसके अंतर्गत जारी की जाती है, अधिसूचना नियमों के अंतर्गत जारी की जाती है। इसीलिए नियमों के अंतर्गत जारी होने के कारण ही वो लिखेगी।
अधिसूचना हमने लिख दिया। अब लिखेंगे कि राज्य सरकार या राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के अधिनियम, राजस्थान सरकार के अधिनियम जो भी 120 है, कै है, जो भी अधिनियम होगा, जो भी सरकार का नियम बना हुआ है, उस नियम के अनुसार कोई भी जैसे कोई काम करवाना चाहती है, कोई सूचना जारी करना चाहती है, तो जो आपके पेपर में जो सूचना दी जाएगी उसको क्या करेंगे, हमें यहां पर लिखेंगे। समझ में आ गई बात? यानी ये बीच की जो राम कहानी है, वो राम कहानी आपको पेपर में जरूर मिलेगी। समझ में आ गई? उस कथन को हमें यहां बीच में लिख देंगे, लेकिन वो अधिनियम के अंतर्गत जारी होती है, इसलिए लिखा जाएगा, चाहे वो राजस्थान सरकार के द्वारा हो, क्या और किसी सरकार के द्वारा हो, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो, जिस सरकार के द्वारा अधिनियम जारी किया जा रहा है उसका थोड़ा सा उल्लेख किया जाएगा। राजस्थान सरकार के अधिनियम के इतने के अंतर्गत ये सब कुछ सूचित किया जाता है कि जो भी बीच की जो कहानी आएगी वो लिख दी जाएगी। यहां तक कोई समस्या है? यानी ये फॉर्मेट एक हो गया, दूसरा फॉर्मेट ये हो गया, तीसरा हमने अधिसूचना जारी करके फिर हमारा जो बीच का कथन था, जो बीच में डिटेल से हम बात लिखेंगे, उसका हम क्या करेंगे, लिखन करेंगे। इतना होने के बाद में ये सूचना किस अधिनियम के अंतर्गत जारी की जा रही है और किसके द्वारा जारी की जा रही है, उसका यहां पर दाएं दिशा में उल्लेख आएगा। कैसे? दाएं दिशा में लिखा जाएगा, जिसकी भी आज्ञा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके द्वारा ये कार्य लिखा किया जा रहा है, उसका यहां पर उल्लेख होगा। जैसे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से, या मुख्यमंत्री महोदय की आज्ञा से, जिसके द्वारा भी होगा उसका उल्लेख किया जाएगा। तो जैसे मुख्यमंत्री, कुछ भी लिख दो, चलो इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, आज्ञा से। कौन सी दिशा में होगा? दाएं दिशा में होगा। सबको समझ में आ रहा है? दाएं दिशा में लिखेंगे आज्ञा से। ध्यान रखना, ये पूरी बात लिखेंगे, इसको 4 या 5 लाइनों में, ज्यादा नहीं लिखेंगे, 4 या 5 लाइनों में। इतना लिखने के बाद में जब अपना टॉपिक खत्म हो जाए, किसी को संबोधन नहीं करेंगे, किसी को हम धन्यवाद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि संस्था के द्वारा लिखा जा रहा है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं है, संस्था को कोई लॉस, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लास्ट में क्या लिखेगा? आज्ञा से। आज्ञा से के बाद में हस्ताक्षर। आज्ञा के बाद में क्या आएगा? हस्ताक्षर। दिखाई दे रहा है सबको? हस्ताक्षर थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा, यहां पर हमने कर दिया आज्ञा से। फिर आएगा आपका हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करने के बाद में हस्ताक्षरकर्ता का नाम आएगा। हस्ताक्षरकर्ता का क्या जाएगा? नाम। हस्ताक्षरकर्ता का नाम वो किस में आएगा? कोष्टक में आएगा। ठीक है। अब किस संस्था के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? राजस्थान सरकार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो इस विद्यालय का जो भी मुख्य अधिकारी है उसकी आज्ञा से लिखा गया। जैसे प्रधानाचार्य महोदय की आज्ञा से, प्रधानाचार्य जी की क्या हो जाएंगे? हस्ताक्षर हो जाएंगे। प्रधानाचार्य जी का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। प्रधानाचार्य जी की संस्था का नाम आ जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। समझ में आ गई? एक चीज हमने छोड़ दी है, चलो इतना खूब है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। ठीक है। कहाँ है? जयपुर है। कितनी बातें हो गई? 4 हो गई। चाहो तो आप पद का उल्लेख भी कर सकते हो यहां, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, फिर उसकी संस्था का नाम और उसके स्थान का नाम। क्लियर है? आज्ञा से का बोध होगा, हस्ताक्षर आएगा, किसका आएगा? राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय जो स्कूल है उसके प्रधानाचार्य का नाम आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा, उसका पद आ जाएगा और उसकी संस्था का नाम आ जाएगा। कितनी बातें हुई? 5 बातें। 1 2 3 4 और 5 बातें। क्लियर है यहां तक?
ये लिखना अनिवार्य है। अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग आपके नंबर है, आपको याद रखना ही होगा। समझ में आ रहा है? इतना करने के बाद में हम बाएं दिशा में आएंगे। कौन सी दिशा में आएंगे? बाएं दिशा में। यानी यहां पर अपने एक टॉपिक क्लियर हो गया। तब बाएं दिशा में सरकार जिसके द्वारा ये पत्र जारी किया जा रहा है वो क्या लिखेगी, तो ये मैं नीचे नहीं लिख करके थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए, दिख जाए। क्या लिखा जाएगा? प्रतिलिपि, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। अब ये जो संस्था कार्य करवाना चाह रही है, ये जो बोर्ड कार्य करवाना चाह रहा है, ये जो संस्था कार्य करवाएगी वो क्या काम करवाएगी, इसकी सूचना कहेगी कि आप वहां जाकर के प्रेषित कीजिए। मान लीजिए सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था के पास से अपने तरफ से अध्यापक चुनने का क्या है, इसके पास से अधिकार है। तो ये संस्था अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए क्या करेगी कि लोगों से, टीचरों से उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवाएगी और मंगवाने के बाद में वो उसके एड्रेस दे देगी कि यहां से लेकर के यहां तक के अल्फाबेट वाले जो व्यक्ति हैं वो जाकर के इस संस्था में अपने डॉक्यूमेंट से करवाएं। ए से लेकर सी तक वाले आ गए, फिर डी से लेकर के जो जी तक हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स कहां जमा करवाएंगे? इस संस्था में जाकर जमा करवाएंगे। यानी अल्फाबेट के हिसाब से कार्यभार ज्यादा ना हो, ज्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? कार्य को बांट ही दिया। और कार्य को बांट करके उन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग अभ्यर्थियों को जाने के लिए क्या दे दिया? पता दे दिया। तो कहा है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या किया जाए? आप निम्नलिखित सूचनार्थ को प्रेषित करेंगे, निम्नलिखित स्थान पर जाकर के आप अपने जमा करवाएंगे, चेक करवाएंगे। तो यहां पर इस संस्थाओं के नाम दे दिया जाएगा और वहां संस्थाओं में जाकर के हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करवाएंगे? चेक करवाएंगे। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, अपना एक पत्र हो चुका है जिसका नाम दिया है अधिसूचना। अधिसूचना में सबसे पहले बीचों बीच में अपने नोटबुक्स के ऊपर क्या लिखा जाएगा? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के बाद में जिस संस्था के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकार, कोई भी हो, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? इन नाम लिखने के बाद में बीच में लाइन का स्पेस दिया जाएगा। फिर पत्र क्रमांक बाएं दिशा में लिखा जाएगा। दिनांक को कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? दाएं दिशा में लिखा जाएगा। दाएं दिशा में लिखने के बाद में बीचों बीच में हम क्या शब्द लिखेंगे? अधिसूचना लिखेंगे। अधिसूचना लिखने के बाद में जो भी कथन है वो किसी नियमों के अंतर्गत जारी किया जाएगा। तो नियमों के अंतर्गत जारी करने के कारण ही उसमें लिखा जाएगा राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत। ऐसा लिखकर के जो भी कथन पेपर में दिया हुआ है उसको हम बीचों बीच फॉर्मेट में 4 या 5 लाइनों में अंकित कर देंगे। इतना करने के बाद में दाएं दिशा में जाएंगे। किसी को कोई धन्यवाद नहीं दिया जाएगा, किसी को कोई शुभकामना नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट क्या आएगा? आज्ञा से आएगा। आगे इसके बाद में हस्ताक्षर आएगा। हस्ताक्षरकर्ता का नाम आएगा, उसका पद आएगा, उसकी संस्था का नाम आएगा। 5 बातों का उल्लेख किया जाएगा। 5 बातों का उल्लेख करने के बाद में फिर हम बाएं दिशा की ओर आएंगे और बाएं दिशा की ओर आकर के प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना प्रेषित ये करेंगे। यदि कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए वो बात कह रहा है तो संस्थाओं के नाम दे दिया जाएगा, 1 2 3 जो भी नाम होगा वो संस्थाओं के हम नाम लिख देंगे और यहां आकर के अपना एक टॉपिक क्लियर होता है जिसका नाम चलता है अधिसूचना, अंग्रेजी में जिसको हम क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है ज्ञापन। दूसरा टॉपिक कौन सा है अपना? ज्ञापन। अब ये ज्ञापन किसे कहते हैं, ज्ञापन का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो अच्छी तरह से देखना। इसमें किसी प्रकार की किसी को समस्या है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अपना चलता है ज्ञापन। ये ज्ञापन दूसरा नाम लेकर चलता है स्मरण पत्र। कौन सा? स्मरण पत्र। अंग्रेजी में इसको मेमोरेंडम कहते हैं। MEMORANDUM।
मेमोरेंडम, ज्ञापन, या फिर इसको स्मरण पत्र नाम भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में इसको मेमोरेंडम भी कहते हैं। स्मरण याद करवाना, स्मरण का मतलब याद करवाना, यानी हमने कोई काम किया और उस काम को कर करके हम क्या हो गए, भूल गए। हमने पहले कोई काम लेटर लिखा था, हमने पहले कोई अपना फॉर्म भरा था, उस फॉर्म को हमने भर तो दिया लेकिन हम उसको भूल गए कि कब हमने कौन सी डेट को, कौन सी दिन को, कौन से समय में भरा था, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन जब उस फॉर्म को फिर से जिस संस्था को हमने भेजा, वो संस्था फिर से हमको वापस भेजती है, याद करवाती है कि आपने कभी पत्र लिखा था, उसकी आज क्या आ गई है, आपको एग्जाम डेट आ गई है, आपको वो साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है, तब हमको पता चलता है कि यार वास्तव में मैंने पत्र लिखा था, मैंने फॉर्म भरा था, वो मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल गया। यानी सरकार ने फिर से हमको क्या करवाया है, याद करवाया है। क्या कहलाता है, ज्ञापन कहलाता है, स्मरण कहलाता है, मेमो याद करवाना, मेमोरेंडम कहलाता है। तो किसे कहते हैं, देखिए कि कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, कार्यालय कर्मचारियों के, कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, ठीक है, आवेदन पत्रों, आवेदन पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों, याचिकाओं या फिर अनुस्मारकों। अनुस्मारक का मतलब भी स्मरण करवाना होता है, याद करवाना ही होता है, या फिर अनुस्मारकों। जब किसी कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों, याचिकाओं और अनुस्मारकों का उत्तर देना होता है, क्या देना होता है, उत्तर देना होता है, तो संस्था के द्वारा भेजा गया पत्र, कार्यालय के द्वारा भेजा गया पत्र, द्वारा भेजा गया पत्र क्या कहलाएगा, ज्ञापन कहलाएगा। देखिए रिपीट कर रहा हूं, किसी कार्यालय कर्मचारियों के जो भी पत्र दिए गए पत्रों, आवेदन पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र या फिर कोई समस्यागत पत्र या फिर कोई स्मरण पत्र आदि का यदि सरकार के द्वारा, संस्था के द्वारा उत्तर देना हो, तो सरकार के द्वारा वापस से लिखा गया जो पत्र होता है, कार्यालय के द्वारा जो वापस से लिखा गया पत्र होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका ज्ञापन कहलाएगा, स्मरण पत्र कहलाएगा। कोई समस्या है, यानी कार्यालय जो भी पत्र प्राप्त कर रही है, यानी जिन जिन पत्रों को कार्यालय ने लिए हैं, उन पत्रों का कार्यालय जब वापस से जवाब देगा, वो वापस जवाब देना ही क्या कहलाएगा, आपका ज्ञापन कहलाएगा, स्मरण पत्र कहलाएगा। इस ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, मुख्य बातें देखिए, ज्ञापन में पहली बात क्या नहीं होती, किसी को अभिवादन नहीं किया जाता। दूसरी बात, यह भी सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तीसरी बात जो आती है, इसमें किसी को अभिवादन नहीं होता, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, तथा इसमें जो भी कथन कहा जाएगा वो किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए तो कहा जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति काम करे या न करे उसमें उस सरकार का कोई हेरफेर नहीं होगा, सरकार का उसमें कोई लॉस बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, इसमें अभिवादन नहीं होता। और सबके लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। कौन से अनुच्छेद में, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, अभिवादन नहीं होता, यानी प्रिय मुकेश जी, प्रिय सुरेश जी, प्रिय राकेश जी, प्रिय जी ममता जी, जो भी है, किसी को अभिवादन नहीं होता, क्लियर है। अन्य पुरुष शैली में वही बात जो मैंने अधिसूचना में बताई थी कि आप मानो तो सही है और नहीं मानो तो सही, सरकार का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, सरकार केवल आदेश जारी कर रही है, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। यानी जो कथन है मेरे लिए लागू है वही कथन है एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी है, वही एक 4th ग्रेड श्रेणी के लिए भी है, वही नियम एक 2nd ग्रेड के लिए भी है, वही एक 1st ग्रेड के लिए भी है, और वही सामान्य जो कर्मचारी है उसके लिए भी है। एक ही अनुच्छेद, वही पुरुष के लिए अनुच्छेद होगा, वही एक नारी महिला के लिए भी होगा। यानी सभी को समान रूप से नाम दिया जा रहा है, केवल नाम चेंज होगा लेकिन बीच का जो फॉर्मेट होगा वो एक ही अनुच्छेद में लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी कर चुके हैं मतलब? समझ में आ रहा है? चलो, अभिवादन नहीं होता, अन्य पुरुष श्रेणी में लिखा जाता है और एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, लिखा कैसे जाएगा ये, तो देखिए सबसे पहले वही बात जो हमने अधिसूचना में की थी। अधिसूचना में हमने किया था, लिखा था कि सबसे पहले जिस सरकार के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, जिस संस्था के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, वो संस्था किस सरकार के अधीनस्थ है, किस सरकार के द्वारा वो पत्र जारी कर रही है। तो सबसे पहले हमारे जैसे राजस्थान सरकार है या यूपी सरकार है, जो भी सरकार है उसका उल्लेख किया जाएगा। तो अपनी तो राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार समझ में आ रही है सभी को? राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के बाद में कोई काम करवाना है हमको तो संस्था का नाम लिख दीजिए, कुछ भी, सैनिक विद्या मंदिर किशनपुरा हो गया, जयपुर राजस्थान। कथन पूरा हुआ अपना, यहाँ पे राजस्थान सरकार आ गया, संस्था का नाम आ गया, जयपुर आ गया क्योंकि वो संस्था छोटी स्थान का नाम है, किशनपुरा है, जयपुर है, राजस्थान है, कोई भी नाम हो वो हम लिख देंगे। इतना करने के बाद में वही बात हमने ज्ञापन की बात की है, ज्ञापन का दूसरा नाम हमने क्या दिया था, स्मरण पत्र। तो स्मरण पत्र को हम बाएं दिशा में लिखेंगे, एक लाइन का स्पेस तो आपको देना ही है, एक लाइन का स्पेस तो आपको देना है। तो आप लिखोगे एक लाइन का स्पेस देकर के स्मरण पत्र क्रमांक, कौन सा पत्र क्रमांक, स्मरण पत्र। यहां पर स्मरण आपको लिखना अनिवार्य है, लिखोगे लिखोगे। अधिसूचना में कोई कुछ नहीं लिखा था, केवल पत्र क्रमांक लिखा था, लेकिन इस ज्ञापन में आपको लिखना जरूरी है स्मरण पत्र क्रमांक। क्रमांक हमेशा बाईं दिशा में आएगा। अब स्मरण पत्र क्रमांक लिखा, अब स्मरण पत्र क्रमांक में हम संस्था का जो है उसका छोटा रूप लिखेंगे। तो यहां पर से वी मैं, किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है, किसी प्रकार का कोई बीच में डॉट बिंदु नहीं है। ऑब्लिक लगा दीजिए। कहाँ है, मैंने कहा था 4 नंबर का है, 4 अक्षरों का है तो 2 अक्षर लिख दीजिए, यदि 3 का है तो 2 अक्षर लिख दीजिए, यदि 2 का है तो 1 अक्षर लिख दीजिए। लेकिन यहां पर कितने अक्षरों का है, 5 अक्षरों का, तो 5 अक्षरों में 3 अक्षर लिख दीजिए, किशन। ठीक है, फिर विकल्प सूचक चिन्ह लगा दीजिए, ऑब्लिक लगा दीजिए। फिर कहां की है, जय। ठीक है, जय लिखने के बाद में राजस्थान सरकार यहां ऊपर लिख दिया। फिर आप लिखोगे 2020-21, 2020-21 लिख दिया। 2020-21 लिखने के बाद में वही पत्र क्रमांक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, हमने 100 नंबर का पत्र लिखा। पिछला पत्र कितने नंबर, कौन से नंबर का था, 100 नंबर का। मान लीजिए हम अगला पत्र लिख रहे हैं तो कितने नंबर का आएगा, क्रम संख्या अपने रजिस्टर में 101 लिख दी जाएगी। उसी कड़ी में जोड़ दीजिए आपकी दिनांक। अब आपके सामने समस्या हो गई कि सर हमारे जब नोटबुक में लाइन वो भर जाए तो क्या करें। तो आप कुछ नहीं, स्पेस दे दीजिए, एरो का चिन्ह लगा दीजिए और नीचे भी लिख दीजिए क्या है, आज की डेट हो गई जैसे 20 मार्च 2020, कुछ नहीं, जो भी आपकी डेट है वो
लिख दीजिए। आपको एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आपको ये डेट लिखनी है, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो दिन होगा वो अंकों में होगा, जो महीना होगा वो शब्दों में होगा। फिर अल्पविराम लगेगा, अल्पविराम लगाना मत भूलिएगा। अल्पविराम लगा करके आपको क्या लिखना है, वर्ष लिखना है। इतना लिखने के बाद में मान लीजिए अपनी ये लाइन है, उसके सीधे बाएं दिशा में क्या लिख दिया आपने, स्मरण पत्र क्रमांक लिख दिया। अब दूसरे जो टॉपिक चलेगा अपना, वही एक स्पेस देना है, 1 लाइन का, 1 लाइन का स्पेस देना है। और 1 लाइन का स्पेस देकर के आपको इधर देखना, बाएं दिशा में आना, और बाएं दिशा में थोड़ा सा आपको स्थान छोड़ना है, और स्थान छोड़ करके क्या करना, आपको अपना विषय लिखना है। क्या लिखना है, विषय लिखना है, ठीक है। विषय लिख दिया। अब विषय में क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये सैनिक विद्या मंदिर जो है अपने 4th कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहती है, 4th कर्मचारी नहीं है, या फिर कोई टीचर स्टाफ की कमी हो गई तो स्टाफ की वो नियुक्ति करना चाहती है। तो जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, संस्था का सब्जेक्ट होगा, क्या करवाना चाहती है, तो वो सब्जेक्ट क्या कर दिया जाएगा, यहां पर लिख दिया जाएगा। जैसे 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, हेतु पत्र, क्लियर। 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पत्र। अब संस्था ने जारी कर दिया, संस्था ने जारी कर दिया तो संस्था ने केवल जारी किया है। इस जारी करने के बाद में जो जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं 4th श्रेणी कर्मचारियों के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट से जमा कराएंगे, ठीक है। अब जमा कराने के बाद में वो जमा करा के चले जाते हैं। अब संस्था अनुभव के आधार पर उनको क्या करेगी, चूज करेगी, लेगी, और लेकर के क्या करेगी, उनको वापस साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो हमने ये बात कर दी 4th श्रेणी कर्मचारियों के हेतु पत्र। अब यहां पर जिन जिन लोगों को वो पत्र भेज रही है, कौन सी संस्था, सैनिक विद्या मंदिर, यहां पर विषय डाल दिया था, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अब नियुक्ति कब की जाएगी, जब उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जब उनका अनुभव देखा जाएगा। तो उनको क्या करेगी, बिल्कुल बाईं तरफ श्री, सुश्री या फिर श्रीमती, व्यक्ति भी हो सकता है, वो अविवाहित लड़की भी हो सकती है, विवाहित औरत भी हो, महिला भी हो सकती है, कोई भी होगा, जो भी होगा उसको केवल ये संबोधन किया जाएगा, केवल नाम से पहले। अब कोई व्यक्ति का नाम हुआ, लड़के का नाम हुआ, पुरुष का नाम हुआ, तो जैसे आ गया श्री राकेश मेहता को सूचित किया जाता है, राकेश मेहता को सूचित किया जाता है कि, मेहता को सूचित किया जाता है, कि, बस केवल और केवल यहां पर ये नाम चेंज होगा। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, केवल और केवल यहां पर नाम चेंज होगा। इसके अलावा मैंने कहा था एक ही अनुच्छेद में लिखा जाएगा, यानी मेरे लिए भी वही कथन होगा, किसी एडल्ट महिला के लिए भी वही कथन होगा, विवाहिता के लिए भी वही होगा, अविवाहित के लिए भी वही होगा, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके लिए भी वही कथन होगा। तो श्री राकेश मेहता को सूचित किया जाता है कि वे अपने सभी प्रतिलिपियां कार्यालय समय में दिनांक 25 जुलाई 2020 को प्रातः 10 बजे आकर के जमा कराए। आ गई ये बात। अब राकेश मेहता के लिए भी ये बात आई कि वो अपने कार्यालय समय में 10 बजे आकर के 25 जुलाई को क्या कराए, अपने डॉक्यूमेंट से जमा कराए, साक्षात्कार दे। ये बात राकेश शर्मा के लिए आई या राकेश मेहता के लिए आई, तो वही बात सुश्री के लिए भी आएगी। जैसे ममता चौधरी को सूचित किया जाता है कि वे कार्यालय समय में 25 तारीख को आकर के अपने क्या करवाए, कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा कराए, साक्षात्कार दे। यानी राकेश मेहता के लिए भी वही कथन रहा, ममता चौधरी के लिए भी वही कथन रहा, और कोई तीसरा व्यक्ति होगा
केवल और केवल स्टूडेंट से क्या होगा, नाम चेंज होगा, बल्कि उसमें और कोई चेंजिंग नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये कौन से अनुच्छेद में लिखा जाता है, एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है। क्या कह रहा है हंसराज, क्यों सर जी, क्योंकि यहां पर कथन एक ही है, कथन एक है, क्योंकि हमको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है या हमको सेकंड ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, तो भाई वो काले समय में तो आकर जमा करवाएगा या काले समय के बाहर जाकर जमा कराएगा। जैसे स्कूल चलती है 9 से 2 बजे तक, तो आप 3 बजे आओगे तो कैसे काम चलेगा, कभी काम नहीं होगा, क्योंकि आपको काले समय में ही आना होगा। और काले समय में जो अधिकारी गण होते हैं वो आपकी क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। इसीलिए काले समय में ही आपको जमा करवाना होगा, आपको साक्षात्कार देना होगा। इसीलिए यह नियत तिथि में, नियत समय में इसका अध्ययन होता है, नियत समय में साक्षात्कार दिया जाता है। इतना करने के बाद में जब अपना बीच का फॉर्मेट आ जाएगा, तो बीच के फॉर्मेट होने के बाद में दाएं दिशा की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, दाएं दिशा की ओर। ध्यान रखना, दाएं दिशा जो मैंने बताई है वो कन्फर्म है, आपको अपना काम दाएं दिशा में ही करना है, आपने चेकी भगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो दाएं दिशा में वही बात, आज्ञा से, आज्ञा से। अब आज्ञा से होने के बाद में हस्ताक्षर होगा, क्या होगा, हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर होने के बाद में, हस्ताक्षर होने के पश्चात इसमें मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर कभी नहीं होंगे, या मुख्य अधिकारी का नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा। या तो जो लिपिक है, या तो कोई वरिष्ठ लिपिक है, या फिर कोई अधीक्षक है, या फिर अधीक्षक है, या फिर कोई सचिव है, उसके द्वारा ही इसका उल्लेख किया जाएगा। यानी मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर जो होते हैं वो मुख्य परिपत्र पर होते हैं, मुख्य जो पत्र होता है, मुख्य जो लेटर पैड होता है उसी पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जो प्रतिलिपियां होती हैं उस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते। वो किसके होंगे, या तो वरिष्ठ लिपिक के होंगे, या वरिष्ठ अधीक्षक के होंगे, या फिर जो सचिव कार्यकर्ता है उसके ही क्या होंगे, यहां पर हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर होने के बाद में इस हस्ताक्षरकर्ता का जो पद है, चाहे वो लिपिक है वो लिपिक लिखा जाएगा, अधीक्षक है अधीक्षक लिखा जाएगा, या सचिव है तो सचिव पद लिखा जाएगा। हस्ताक्षर भी किसके होंगे, इनमें से ही किसी के होंगे, और पद भी केवल इनमें से ही कोई लिखा जाएगा। क्लियर है, केवल 3 बात हमने अधिसूचना में लगभग 5 बातों का उल्लेख किया था। अधिसूचना में हमने बात की थी आज्ञा से, दूसरी बात हमने हस्ताक्षर, तीसरी बात हमने नाम, चौथा हमने पद लिखा था, और 5वीं बात हमने लिखी थी संस्था का नाम। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आज्ञा से क्या हमने, आज्ञा से का हमने बोध करवा दिया, हस्ताक्षर का हमने बोध करवा दिया, नहीं नाम का उल्लेख होगा, नाम बिल्कुल नहीं आएगा, केवल उसका पद का उल्लेख किया जाएगा। 3 बातें हो गई। 3 बातें होने के बाद हम नीचे ओर चलेंगे, बाएं दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर, बाएं दिशा की ओर। मान लीजिए अपना टॉपिक यहां पर खत्म हो गया, तो आप इसी के जस्ट नीचे बाएं दिशा की ओर चलेंगे। कौन सी दिशा की ओर, बाएं दिशा। भेजने वाला हमेशा प्रेषक होता है, पत्र लिखने वाला, भेजने वाला कौन होता है, प्रेषक होता है, लेकिन प्राप्त करने वाला प्रेषित होता है, प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम प्रेषित या प्रेषिति। सबको दिख रहा है, दिख रहा है, प्रेषिति, प्रेषिति, या फिर कर देंगे हम प्राप्तकर्ता। अब मान लीजिए राकेश मेहता को पत्र लिखा था, तो राकेश मेहता का सरकार के पास, संस्था के पास कोई एड्रेस है, तभी उसको क्या लिख रही है, वापस पत्र लिख रही है। तो हमने लिखा था श्री राकेश मेहता को सूचित किया जाता है, या ममता चौधरी को सूचित किया जाता है, यही नाम लिखा हमने, तो यही नाम हम वापस लिखेंगे, श्री राकेश मेहता। राकेश मेहता, राकेश मेहता नाम हमने लिख दिया, उसके पिताजी का हम नाम लिख देंगे, सुनोम श्री सूरजमल मेहता। क्लियर है। इतना लिखने के बाद में उसका जो गांव है, गली मोहल्ला है, ढाणी है, उस गांव का उल्लेख कर देंगे, जिला कौन सा है उसका हम क्या कर देंगे, उल्लेख कर देंगे, पिन कोड का क्या है उसका हम उल्लेख कर देंगे, ताकि जो पत्र है वो उसके निश्चित स्थान पर जाकर के पहुंचे जाए।
क्लियर है? अपना ये जो ज्ञापन है वो भी अपना टॉपिक क्लियर हुआ। रिपीट दोबारा से कर रहा हूं। सबसे पहले जिस सरकार के अधीनस्थ रहकर संस्था कार्य कर रही है उस सरकार का नाम लिखा जाएगा। सरकार के बाद में संस्था का नाम लिखा जाएगा। हाँ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि संस्था का नाम बड़ा है तो जरूरी नहीं हम बीचों बीच में लिखेंगे, थोड़ा सा हम बाएं दिशा में निकाल देंगे, थोड़ा सा हम दाएं दिशा में निकाल देंगे, ताकि फॉर्मेट बेस्ट लगे। संस्था का नाम लिखेंगे, संस्था का पूरा नाम लिख करके हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, हर एक शब्द का यहाँ पर अंक जुड़ेगा। इतना लिखने के बाद में लाइन का स्पेस देंगे। स्मरण पत्र जरूर लिखना पड़ेगा इसमें, ज्ञापन में स्मरण पत्र क्रमांक, और फिर शॉर्ट रूप नाम लिखा जाएगा। सत्र भूलना नहीं है, यानी ये दो चीजें जो है सत्र और क्रम संख्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, ठीक है। और उसी दिशा में हम क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक के लिए यदि आगे जगह नहीं है तो हम एरो का चिन्ह लगाएंगे नीचे, और फिर हम क्या करेंगे, दिनांक का उल्लेख करेंगे। इतना होने के बाद में जिसको भी कार्य के लिए पत्र लिखा, जो कार्य है उस कार्य को हम क्या करेंगे, विषय में डाल देंगे, विषय में डाल देंगे, और विषय का क्या कर देंगे, हम उल्लेख कर देंगे। उल्लेख करने के बाद में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, जिस महिला को, जिस लड़की को पत्र लिखा जा रहा है, उसको क्या कर दिया जाएगा, श्री, श्रीमती या सुश्री से संबोधित कर दिया जाएगा। और फिर उसका नाम लिख करके जो बीच का अनुच्छेद है वो सबके लिए सेम रहेगा, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना लिखने के बाद में, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, एक ही अनुच्छेद। इतना लिखने के बाद में दाएं दिशा की ओर चलेंगे, आज्ञा से का बोध होगा, हस्ताक्षर होगा, और जो हस्ताक्षर होगा उसका पद आएगा। अब मुख्य अधिकारी के मैंने पहले बताया, मुख्य अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होगा, या तो कोई लिपिक होगा, या क्लर्क वो सचिव होगा, या फिर कोई अधीक्षक होगा, उसी का हस्ताक्षर होगा और उसी का पद का उल्लेख किया जाएगा। इतना होने के बाद में उस लाइन से हम बाएं दिशा की ओर आएंगे, बाएं दिशा में प्रेषित, प्रेषित या प्राप्तकर्ता लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे राकेश, जो हमने राकेश मेहता या ममता चौधरी जो भी नाम लिखा है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, और उसके घर का पूरा पता लिखा जाएगा। यह हुआ अपना दूसरा पत्र जिसका नाम है ज्ञापन। आज का इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे इसी से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।